हैं। ये सब गांव वालों के साथ आप भी जानते हैं। मेले में हम सेवा देंगे जैसे हर साल करते हैं, लेकिन पैसा देने की ताकत हम में नहीं। कृपा करिए, हमें माफ कीजिए। और जब माँ बाबूजी थे तब तो उन्होंने गांव के मेले में हर साल चंदा देते थे, लेकिन अभी आप लोग हमारी परिस्थितियों को समझे। क्या कहा तूने? पैसा नहीं दोगी? गांव का मेला कोई बच्चों का खेल है? अगर हर कोई तेरे जैसा सोचने लगे तो मेला ही ना लगे। और ऊपर से तू हमें समझाने चली है। हाँ गीता, तू अपने आप को बहुत सयानी समझती है, लेकिन मत भूल गांव में हमारी चलती है। तेरे घर की जमीन भी जंगल के किनारे है। अगर हम चाहें तो तेरे लिए रास्ता बंद करवा दें, तब देखना तू लकड़ी बेचने भी नहीं जा पाएगी। गांव वाले ये सब सुन रहे थे, पर डर के मारे कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सीता डर रही थी, लेकिन गीता का चेहरा और कड़ा हो गया। जमींदार बाबू, हम गरीब हैं, लेकिन डरपोक नहीं। आपने सही कहा, गांव का मेला सबका होता है, लेकिन क्या मेला गरीबों के पेट काट कर होगा? अगर अमीर लोग दोगे तो ही मेला चल पाएगा। हम अनाथ बहनों से चंदा लेकर आप क्या अपनी इज्जत बढ़ाओगे? जो भी हो, हमारे हाथ से मेहनत का अन्न उठता है, दूसरों का हक नहीं छीनते। आप चाहें तो हमें मेले की सेवा से भी निकाल दीजिए, पर जबरदस्ती चंदा नहीं देंगे। गीता की बात सुनकर चौपाल पर सन्नाटा छा गया और सीता भी आगे आके बोलती है, हाँ दीदी सही कह रही हैं। हम तो मेले में हर साल पानी भरते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, यही हमारी भेंट है। लेकिन पैसे वो तो हमारे पास है ही नहीं। और ये बात हम भी जानते हैं। आखिर बात सिर्फ चंदे की नहीं है, जो हर साल आप दोनों हम बहनों को चंदे के नाम पे परेशान करते हो। जमींदार का चेहरा लाल हो गया। सीता की बात उसके सीधे दिल पे आ लगी थी। वो समझ गया कि सीता क्या कहना चाहती है। अरे ओ लड़की, बहुत जुबान चल रही है तेरी। थोड़े आवाज नीची करके बात कर। ये जो गांव के लोगों के सामने साहस दिखा रही है, याद रख, बाद में ये लोग तुझे बचाने नहीं आएंगे, तब खूब तमाशा देखेंगे हम। जमींदार बाबू, बच्चियां सच कह रही हैं। इनका हाल सबको पता है। इनसे जबरदस्ती चंदा लेना ठीक नहीं। जो सेवा ये बहनें करती हैं, वही सबसे बड़ा दान है। अरे चुप रहो तुम, तुम्हारी बातों से काम नहीं चलेगा। यहाँ जमींदार की हुक्म चलता है। गांव के उन्नति में जमींदार जी ने बहुत मदद की है। तुम लोग तो बस जबान चलाना जानते हो। मुखिया की बात सुन के अब गांव की औरतें भी बोलने लगी। गीता सीता सच्ची मेहनतकश है। इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? इन्हें छोड़ दीजिए। अगर आप इनसे चंदा लेंगे तो हम सब भी अपना चंदा रोक देंगे। गांव का माहौल बदल गया। जहां पहले डर था, अब धीरे धीरे विरोध की आवाज उठने लगी। जमींदार और मुखिया दोनों ने देखा कि अगर और दबाव डाला तो लोग खुलकर उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इन बहनों से हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन याद रखना, जिसने जमींदार की बात टाली उसका भला कभी नहीं हुआ। यह कहकर वह अपने नौकर और मुखिया को लेकर आगे बढ़ गया। मुखिया ने जाते जाते गीता और सीता पर तिरछी नजर डाली, मानो कह रहा हो कि यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। सीता थोड़ी सी डरी हुई होती है। उसने गीता से कहा, दीदी ये लोग दुश्मनी पर उतर आएंगे, मुझे डर लग रहा है। डर मत सीता, आज हमने सच कहा है। अगर हम झुक जाते तो कल ये लोग और भी दबाव डालते। सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। हाँ, मुसीबतें आएंगी, पर अगर गांव हमारे साथ हुआ तो हमें कोई नहीं हरा पाएगा। गांव वाले जमींदार और मुखिया से डर के भी बहनों का साथ दिया था, और दोनों बहनों का हिम्मत देख के सब खुश होते हैं। लेकिन गांव वालों का साथ पाकर भी उस रात दोनों बहनें देर तक सो न सकीं। जंगल की हवा में सरसराहट थी, लेकिन उनके दिल में तूफान था। गीता जानती थी कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। अगली सुबह दोनों बहनें चिंतित अवस्था में एक दूसरे से बात करते हैं। दोनों डरी हुई थी। दीदी, रात को आंखें बंद करूं तो वही छवि आ जाती है, मुखिया की ठसक और जमींदार की आंखों की चुभन। वे जाते जाते कुछ कह रहे थे। ऐसा लगा जैसे उनकी साजिश हमारी जमीन से जुड़ी हुई है। मैं सो नहीं पा रही। मैं भी नहीं सीता, तू ठीक बोली। वे शांत नहीं बैठेंगे।
उनकी नजरों में सिर्फ फायदा है। हमारे माँ बाप ने जो मेहनत की वही उन्हें सही नहीं बैठ रही। यहाँ जमींदार के घर कमरे में उसका एक नौकर और मुखिया बैठा हुआ है। हम कितने समय से उनके जमीन पर नजर डाले हुए हैं। जब दोनों लड़कियों के पिता थे तब गया था मैं एक दिन उससे वो जमीन खरीदने, लेकिन उसने मुझे बेइज्जत करके भेज दिया था। आज भी नहीं भुला पाता हूँ और उसी को कल उनके बेटियों ने दोहराया है। मुझे अब उनकी वो जमीन लेके उनसे बदला लेना ही होगा। हमारा फायदा भी तो है। अगर गीता सीता की जमीन हमारे हाथ में आई तो हम वहां आपके नशीली पदार्थ की व्यापार को बढ़ा भी तो सकेंगे। अरे वही तो मैं कब से चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा। मेरे व्यापार के लिए वो जगह एकदम सही है। अब हमें ये मेले के नाम पे ही उन्हें वहां से खदेड़ने का मौका मिला है, और अगर गांव वाले भी उनके तरफ से बोले तो सबके सामने दोनों बहनों को कुछ पैसे देके उस जमीन से निकाल फेंकेंगे। यही सब बात करके सब ये योजना बनाकर दोपहर को ही बहनों के घर मुखिया और जमींदार अपने नौकर के साथ आते हैं। अब तुम्हें तुम्हारी बातों की सजा मिलेगा। तुमने जो मेले में अपना योगदान न देके पूरे गांव का अपमान किया है, उसका भुगतान करना ही होगा। अब बात चंदे की नहीं है। अब या तो ये जमीन छोड़कर यहां निकल जाओ या तो पूरी जिंदगी समाज से अलग रहो। तब तो तुमको कुछ हो भी गया तो समाज के नियमों के वजह से तुम्हें कोई पूछने भी नहीं आएगा। हमने कुछ भी गलत नहीं किया। यह हमारी माँ बाप की जमीन है। आप लोग कानून और लोगों का विश्वास का गलत फायदा मत उठाओ। हम जानते हैं जमींदार जी और आपकी नजर बरसों से हमारी इस जमीन पर थी, लेकिन हम आपको ये जमीन कभी नहीं देंगे। तो इसमें गलत ही क्या है? वैसे भी तुम दोनों इस जमीन का करोगे क्या? आखिर में दोनों को लकड़ियां ही तो बेचने जाना है। इससे अच्छा जमीन हमें देके निकल जाओ कहीं, और हम तुमको पैसे भी दे देंगे। हमें पैसों की जरूरत नहीं है। हम ये माँ बाबूजी की संपत्ति कभी नहीं छोड़ेंगे। जमींदार और मुखिया को दोनों बहनों की जिद देख के बहुत गुस्सा आया और मुखिया बोला, ठीक है फिर देखना अब तुम्हें समाज में कैसे बेइज्जत करता हूँ और समाज से कैसे निकाल फेंकता हूँ। फिर देखूंगा तुम लोग कैसे और कहाँ लकड़ियां बेच के घर चलाते हो। ये बोल के सब वहां से गुस्से से निकल गए। दोनों बहनों को ये सुन के बहुत डर लगता है और दोनों चिंतित होके गांव के रामधन काका के पास जाते हैं, जो कि उन्हें अपनी बेटी की तरह मानते थे। बेटियों, क्या हुआ? तुम दोनों थोड़े चिंतित लग रहे हो। काका, वे लोग जमींदार और मुखिया, वे हमारी जमीन पर नजर डाल रहे हैं। आज वे लोग हमें धमका कर गए और इसीलिए हम डरे हुए हैं। इन्हें डर दिखाकर लोगों की जायदाद हथियाना कोई नई बात नहीं, पर डरने की कोई बात नहीं है। तुम लोगों के पास तो जमीन के कागजात है ही, तो कागज संभाले रखना। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। तुम्हें वहाँ अकेले छोड़ना सही नहीं है। मैं जानता हूँ ये दोनों वो घर कभी नहीं छोड़ के आएंगे। वहाँ उनकी यादें हैं। ये दोनों भी अपने पिता जैसे ही हैं। लेकिन बेटियों, तुम लोग चिंता मत करो। मैं अभी ठाकुर हरि प्रताप के पास जाऊंगा और सब बताऊंगा। उनकी कई गांव में चलती है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। हमारे गांव के मुखिया चुनना भी उनके ही हाथ में होता है। काका, क्या ठाकुर जी हमारा साथ देंगे? चिंता मत करो, ठाकुर जी सच्चे लोगों की हमेशा मदद करते हैं। मैं अभी ठाकुर जी को बताकर आता हूँ और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। थोड़े समय बाद रामधन काका ठाकुर हरि प्रताप के पास आता है। ठाकुर बड़े सख्त पर न्याय प्रिय किस्म के थे। रामधन काका सब कहानी ठाकुर को विस्तार से बताते हैं। ठाकुर साहब, दोनों बहनें अनाथ हैं। उनकी माँ बाप ने वर्षों पहले इस जमीन पर मेहनत की। अब जमींदार और मुखिया उसे छीनना चाहते हैं। वे पहले से ही कुछ गलत काम करते रहे हैं, कुछ अवैध व्यापार भी करते हैं, और यही जमीन उनके गलत काम के लिए काम आ सकती है, और इसलिए वो लोग अनाथ लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। मैं भी सुन चुका था कि रामलाल की नजर किसी की जमीन पर थी, जो कि वो कोई अवैध व्यापार करना चाहता है। पर अब जब खबर पुख्ता है तब कदम उठाना पड़ेगा। तुमने क्या सबूत प्रस्तुत किए? अभी कोई सबूत तो नहीं है ठाकुर जी, लेकिन वे दोनों बहनों को परेशान करते आए हुए हैं, जबकि दोनों बहनों के पास जमीन की कागजात भी है। आप अपने एक आदमी को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं और आपका आदमी
दोनों उन लोगों का सच आपके सामने लाएंगे। ठीक है, मैं अपने एक भरोसेमंद आदमी को देख रेख के लिए भेज देता हूं। रामलाल की हर चाल पर नजर रखी जाएगी। अगर उसने कोई नकली कागज बनवाए या फिर दोनों बहनों को परेशान किया और कुछ गलत व्यापार करने का सोचा तो मैं तुरंत उनको सजा दूंगा। ठाकुर जी, पर उनके पास पैसे और दबाव है। वे पटवारी को खरीद सकें तो। तुम ये सब की चिंता मत करो। अगर तुम और मेरा आदमी उनकी सच सामने न ला पाए तो मैं कुछ और लोगों को हर जगह भेज दूंगा, गांव के पेड़ों के पास, रास्तों पर, जो रात दिन उनकी हरकतों पर नजर रखेंगे। और अगर कोई फर्जीवाड़ा हुआ तो मैं चौपाल में सारे कागज खोलकर रख दूंगा और न्याय करूंगा। उसी रात रामधन काका और ठाकुर की आदमी ने जमींदार और मुखिया की निगरानी करते हुए सुना कि अरे मुखिया, अब मुझसे ये सब सहा नहीं जा रहा। मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। मुझे जल्दी से उन दोनों लड़कियों की जमीन लेनी होगी और व्यापार शुरू करना होगा। हाँ, सब्र तो मुझसे भी नहीं हो रहा, लेकिन क्या करूं, दोनों लड़कियां बहुत जिद्दी है, नहीं मानेगी। कैसे नहीं मानेंगे? उनको उनकी ही भाषा में समझाना होगा। दोनों को आज रात ही जाके निकाल फेंकते हैं। बहुत मुंह चलता है उनका। अब हम हाथ चलाएंगे, फिर देखता हूँ डर के मारे अपनी जमीन कैसे नहीं देते हैं। तभी रामधन और ठाकुर का आदमी उनके सामने आते हैं और उनसे गुस्से में बोलते हैं, हम भी देखते हैं कैसे क्या कर लेते हो। बच्चियों को अकेला समझा है क्या? ये देखो ठाकुर, हरि प्रताप जी का आदमी। अब तुम दोनों की खैर नहीं, अब तो तुम लोगों की सच्चाई सबको पता चलेगा। मेले के नाम पे क्या क्या गलत योजना बनाते हो, अकेली लड़कियों को परेशान करते हो। ये बोल के रामधन और ठाकुर का आदमी तुरंत ठाकुर को सूचना देने जाता है और यहाँ जमींदार और मुखिया की चेहरे का रंग उड़ जाता है, जैसे उन्हें एक झटका लग गया था। एक पल में दोनों की सब योजना खत्म हो गई थी। रामधन काका और ठाकुर की आदमी ने ठाकुर को सब बताया और तब ठाकुर को बहुत गुस्सा आया। ठीक है, अब मैं समय तय कर रहा हूं। कल चौपाल में मैं सब खोल दूंगा। सारे लोगों को यहीं लेके आ जाना। मैं तो पहले से उनके कर्मों को भांप रहा था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब मेरे खुद के आदमी ने ही सब देखा और सुना है, तो अब उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। उनको सबके सामने धमकाकर उनकी सच्चाई सबके सामने बाहर लाऊंगा। अगली सुबह चौपाल में गांव के बहुत लोग जमा हैं। जमींदार और मुखिया को भी बुलाया जाता है। दोनों डर और शर्म के मारे सिर झुकाए हुए थे। ठाकुर उठते हैं और बोलते हैं, रामलाल, मुखिया, तुमने अपने बैसाखी दिखाकर काफी भय फैलाया, पर आज हम सबके सामने यह फैसला होगा, सत्य क्या है और झूठ क्या। तुम लोग खुद से सब सच बोलोगे तो तुम्हें कम सजा होगा, और अगर मुझे निकलवाना पड़ा तो बात बहुत गंभीर होगी। जमींदार और मुखिया के पास सच बोलने के सिवा और कुछ रास्ता नहीं था। वे जानते थे कि ठाकुर को सब सच पता है और सबूत के तौर पे पिछले रात का घटना है, और इसीलिए दोनों ठाकुर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। ठाकुर जी, हमसे भूल हो गई। हमें दोनों बहनों से चंदा मांग के उनको परेशान नहीं करना चाहिए था। हमें माफ कर दीजिए। वाह, माफी भी ऐसे सफाई से मांग रहे हो जैसे हमको कुछ पता ही नहीं है तुम्हारे बारे में। अरे सच बोलो कि तुम लोग चंदे के नाम पे दोनों अनाथ बहनों को इसलिए परेशान करते थे ताकि तुम्हें उनकी जमीन मिल सके, और उस जमीन पर तुम लोग नशीली पदार्थ का अवैध व्यापार कर सको। ये सुन के मुखिया और जमींदार सबके सामने बहुत शर्मिंदा होता है और अपना सिर झुका लेते हैं। अब ये शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है। जल्दी से सबसे माफी मांगो और दोनों बहनों से हाथ जोड़ के माफी मांगो। और तो और मुखिया, तुमको अब से गांव के मुखिया पद से निकाला जाता है, और जमींदार रामलाल, तुमको सजा के तौर पर गांव के मेले के लिए सब गांव वालों की चंदा तुमको देना होगा। ऐसा मत कीजिए ठाकुर जी, मैं अब से ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। आप मुझे मुखिया पद से मत निकालिए। हाँ ठाकुर जी, मैं भी पूरे मेले का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हम आगे से ये गलती नहीं करेंगे। हम पे दया कीजिए। ये सब मैं नहीं जानता। बहुत हो चुका तुम लोगों की मनमानी।
अब तुमको कोई भी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मैं तो तुम दोनों की हरकतों को बहुत पहले से देख रहा था, लेकिन अब तुम्हारे गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। ठाकुर उनकी एक नहीं सुनता और दोनों को सजा के तौर पर ठाकुर ने सबके सामने दोनों को बहनों के सामने माफी मंगवाई और हरखू को मुखिया पद से बहिष्कार किया और जमींदार को मेले का खर्चा अकेला उठाने को दिया। और मुखिया और जमींदार भी ठाकुर की बात टाल नहीं सके और ना चाहकर भी बात माननी पड़ी। कुछ समय बाद गांव के सब लोगों के अपने अपने घर जाने के बाद दोनों बहनें ठाकुर को शुक्रिया अदा करने लगते हैं। ठाकुर जी, आपने आज हमको सिर्फ न्याय नहीं दी, बल्कि आपने हमारी जिंदगी बचाई है। आप बहुत दयालु और न्यायप्रिय हैं। हाँ, दीदी ने सच कहा है। आपने आज हम दोनों बहनों का उद्धार किया है। आप नहीं होते तो ये दोनों जमींदार और मुखिया हमको हर साल परेशान करते रहते। अरे, इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। ये सब मेरा काम है। बहुत से गांव मुझे मानते हैं और इसी मान को रखने के लिए मैं हमेशा सबकी मदद करता हूँ। और अगर धन्यवाद देना ही है तो अपने रामधन काका को दो। इन्हीं को तुम दोनों को न्याय दिलाने का श्रेय जाता है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें इनके जैसा काका मिला है। भले ही खून का रिश्ता ना हो, फिर भी इन्होंने खून के रिश्तों से हमेशा ज्यादा निभाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काका। आपका शुक्रिया काका। आप हमेशा हम पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। अरे अरे, ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? भला अपनों से क्या ही शुक्रिया कहना। और वैसे भी मेरा और तुम्हारी काकी का आशीर्वाद और प्यार तुम दोनों पर हमेशा से था और रहेगा। बस ये शुक्रिया बोल के शर्मिंदा मत करो। यही सब बात करके सबके चेहरे पर हंसी आ जाती है और सब हंसी खुशी घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर दोनों बहनें राहत की सांस लेते हैं और अपनी माँ बाबूजी की जमीन, घर और यादों को सही सलामत है ये सोच के दोनों की मन में शांति आता है। देख बहन, मैंने बोला था ना कि सच का रास्ता कठिन होता है, लेकिन हमेशा अच्छा होता है। हम हमेशा माँ बाबूजी की दिखाई सच के राह पर चलते आए हैं, इसीलिए आज भगवान ने हमारी लाज और ये घर दोनों बचा लिया। पता नहीं आगे क्या क्या कठिनाई आएगी, लेकिन हमें ऐसे ही डट कर सामना करना होगा। हाँ दीदी, आप हमेशा से सही होती है और आज तो हमें माँ बाबूजी भी देख के खुश हो रहे होंगे, हम पे गर्व कर रहे होंगे। सही कहा बहन, माँ बाबूजी जहाँ है वहाँ से हमें देख के खुश हो रहे होंगे। यही सब संघर्षों को झेलने के बाद और दोनों के एक दूसरे के साथ देने से अब उनके जीवन में कठिनाई कम हो रही थी और दोनों की गांव में सम्मान बरकरार रहती है।